नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित नामा, सहायक आचार्य संस्कृत। भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत हम प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्र अर्थात विश्वविद्यालय इनके बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो भाग 1 में हमने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया था और बिहार की राजधानी पटना से 40 मील दूर है, इसको हमने पढ़ लिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को भरत के पुत्र तक्ष ने वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर तक्षशिला नगरी में बनाया था। इसे भी हमने पिछले वीडियो भाग 1 में पढ़ लिया था। आज हम भाग 2 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर, इन तीनों प्राचीन शिक्षा केंद्रों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र इस प्रकार थे: नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को हमने पहले पढ़ लिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर, इनको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहला है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका यहाँ पर हम ये चित्र हमें गूगल से प्राप्त हुआ है, इसको देख सकते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा 1986 के आसपास विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई शुरू की गई थी। वहाँ पर इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। अवशेष इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में पाथरघाटा की पहाड़ी पर की थी। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का आंतीचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इस विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में हमें एक मत और मिलता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इस द्वितीय मत का मानना है कि वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर नगर से 19 मील दूर कोलेगांव रेल स्टेशन से 3 मील दूर गंगा के तट पर बटेश्वर नाथ का टीला एक स्थान है, वहीं पर इसकी स्थिति है। यहाँ पर प्राचीन खंडहर भी है, मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है खुदाई में। इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रबंध समिति भी थी। इसमें प्रतिष्ठित विद्वानों को सदस्य के रूप में रखा जाता था, जिनकी नियुक्ति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति करते थे। यहाँ पर विदेशी छात्र भी अध्ययन के लिए प्रवेश लेते थे। तिब्बत के छात्र अधिक संख्या में विद्याध्ययन के लिए आते थे। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि तिब्बत से आने वाले विद्वानों के लिए अलग से एक अतिथिशाला थी। अध्ययन के अतिरिक्त शोध कार्य भी किया जाता था। प्रसिद्ध पंडित अतीश दीपंकर भी यहीं पढ़े हुए थे। अतीश दीपंकर के बारे में हम जान लेते हैं कि ये कौन थे। अतीश दीपंकर इस विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे और बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी बने। तिब्बत के राजा के बुलाने पर 11वीं शती में अतीश दीपंकर तिब्बत भी गए और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारतीय ग्रंथों का इन्होंने अर्थात अतीश दीपंकर ने तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया था। ये थे अतीश दीपंकर, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे तो आचार्य भी रहे। श्री गुलाब राय ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में कहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की भांति ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों का प्रवेश बहुत कठिनाई से होता था। महाविद्यालय के द्वारों पर पंडित रहते थे जो परीक्षा लेकर प्रवेश देते थे।
अर्थात कुलपति के अधीन 4 विद्वान द्वार पंडितों की एक परिषद प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की परीक्षा लेती थी, ऐसा विवरण हमें मिलता है। यहाँ के विशाल सभा भवन में 8000 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते थे। अनुमान है कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से कम नहीं होगी। यहाँ महायान तंत्र की शिक्षा का विशेष प्रबंध था। यह विश्वविद्यालय तंत्रवाद का महान केंद्र भी था। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के साथ व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। तंत्र के बारे में अभी हमने यहाँ पर देखा कि इस विश्वविद्यालय में तंत्रवाद का महान केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था अत्यधिक सुसंगठित थी। बंगाल के शासक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थियों को उपाधि भी देते थे। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा। विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। इस विद्यालय के इसने बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भी आग लगा दी। यहाँ 160 विहार थे जिनमें छात्र अध्ययन करते थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया। विश्व को ज्ञान देने वाला यह शिक्षा केंद्र अब खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके मात्र अब अवशेष मिलते हैं हमें। यह बड़ा दुखद विषय है। वल्लभी विश्वविद्यालय यह पश्चिमी भारत में शिक्षा व संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र भाग में वल नामक स्थान पर वल्लभी नगरी में स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भुट्टारक ने की थी। मैत्रक वंश के बारे में हमें एक जानकारी मिलती है कि वल नामक स्थान पर मैत्रकों के तांबे के अभिलेख व मुद्राएं मिली हैं। उसी से हमें पता चला है कि मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भुट्टारक ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि भी देश विदेश में थी। चीनी यात्री वेनशांग ने वल्लभी विश्वविद्यालय की तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से की है, क्योंकि वल्लभी नालंदा की परंपरा का ही विश्वविद्यालय था। वेनशांग 7वीं शती के मध्य में तथा आइचिन अंत में भारत आया था। वल्लभी ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ कई बौद्ध मठ भी थे। यहाँ 100 बौद्ध विहार थे जिनमें लगभग 6000 हीनयान संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह सब वर्णन हमें वेनशांग द्वारा लिखित ग्रंथों से मिलता है। यह एक ऐसा शिक्षण केंद्र था जहां देश के प्रतिष्ठित विद्वान एकत्रित होकर गंभीर विषय एवं सिद्धांत सूत्रों पर शास्त्रार्थ एवं विचार विमर्श किया करते थे। यहाँ के आचार्य अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध थे। इनके निर्णय को स्वीकार किया जाता था। इन आचार्यों में बौद्ध साहित्य के प्रकांड पंडित गुणमती और स्थिरमती भी थे, जिनका समय 7वीं शती मध्य माना जाता था। धारसेन प्रथम के लेख से पता चलता है कि उसने इन दोनों अर्थात
गुणमती और स्थिरमती इन दोनों आचार्यों के आवास के लिए 2 सुंदर विहार बनवाए थे। यही रहते हुए इन दोनों विद्वानों ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी तथा इसी स्थान से बाद में वे नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसंग में भी इन दोनों आचार्यों अर्थात गुणमती व स्थिरमती का उल्लेख हमें मिलता है। यह विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, शिल्पशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्याकरण, तर्क, न्याय, बौद्ध दर्शन और वाणिज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मुख्य रूप से हीनयान जो कि बौद्ध धर्म का ही एक अंग है का यह विश्वविद्यालय केंद्र रहा था। यहाँ विद्यार्थियों के रहने, भोजन तथा अध्ययन अध्यापन की निःशुल्क व्यवस्था थी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म की तीसरी परिषद वल्लभीपुर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवर्धि गणी नामक आचार्य थे। इस परिषद के द्वारा प्राचीन जैन आगमों अर्थात जो जैन ग्रंथ थे उनका संपादन किया गया था। जो संग्रह संपादित हुआ उसकी अनेक प्रतियां बनाकर भारत के बड़े नगरों में सुरक्षित कर दी। जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प के अनुसार वल्लभी गुजरात की परम वैभवशाली नगरी थी। सरस्वती मंदिर। तीसरी शताब्दी के पश्चात देव मंदिरों में शिक्षा व्यवस्था की परंपरा ने जन्म लिया। इन मंदिरों में गुरु के सानिध्य में शिष्य विविध विषयों का अध्ययन करते थे। प्राचीन भारत में ये सरस्वती मंदिर भी उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने लिखा है, सरस्वती का मंदिर विशेष रूप से विद्यादान के लिए पुण्यावह माना गया है। धारा नगरी के 11वीं सदी के राजा भोज द्वारा बनवाए हुए सरस्वती मंदिर अर्थात जो ये सरस्वती मंदिर थे उस समय राजा भोज ने इनको 11वीं सदी में बनवाया था। तो ये महाविद्यालय थे, इनमें सरस्वती की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। ये मंदिर आज भी विद्यमान है, इनके अवशेष हमें मिलते हैं। कश्मीर में भी सरस्वती मंदिरों की स्थिति का इतिहास मिलता है। सरस्वती मंदिरों में कवियों की कृतियों का मूल्यांकन होता था। इससे स्पष्ट है कि सरस्वती मंदिर महाविद्यालय के रूप में स्थित रहे। निष्कर्ष, जो हमने ये पांचों शिक्षा के केंद्र पढ़े भाग 1 और भाग 2 में, इनका निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, आश्रम आदि शिक्षा केंद्र जगह जगह विद्यमान थे, जिनमें विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के साथ एक योग्य नागरिक बनाने की शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय भारत देश में उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक आश्रम फैले हुए थे, जहां विद्वान अनेक शिष्यों को विविध विषयों में पारंगत करके इन प्रतिष्ठित विद्या के केंद्रों में भेजते थे। भारत देश की प्राचीन शिक्षा या शिक्षा के केंद्र इस प्रकार थे। ये पांचों जो हमने पढ़े इनके नाम हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर।